हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, नीमन हाल के मास्टर यूजिंग और ह्यूमन क्लैन के एलाइट डिसेबल्स के बीच में बहुत ही खतरनाक लेवल की फाइट चल रही थी। लेकिन मास्टर यूजिंग अपने एक डिमोनिक आर्टिफैक्ट का यूज करते हुए उन सभी एलाइट डिसेबल्स के ऊपर भारी पड़ रहा था, पर वो एलाइट डिसेबल्स भी कम नहीं थे। उन्होंने देखते ही देखते वहाँ पे मास्टर यूजिंग की बनाई हुई डिमोनिक फॉर्मेशन को ही वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया था। और इसी मौके का फायदा उठाकर मिज़ुई ने वहाँ पे अपनी एक स्वॉर्ड फॉर्मेशन बनाते हुए मास्टर यूजिंग के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था। जिसके बाद यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ मास्टर यूजिंग मिज़ुई की उस ठंडे स्वॉर्ड फॉर्मेशन को देखकर काफी ज्यादा घबरा चुका था। इसलिए वो वहाँ पे एक बार फिर से अपने उसी डिमोनिक आर्टिफैक्ट का यूज करते हुए वहाँ से टेलीपोर्ट होने की कोशिश करता है, जो देखकर ब्रदर ज़ाओकी अपने बाकी साथियों से कहता है इस नीमन मास्टर को यहाँ पे खत्म करने का, इसलिए हमें कुछ भी करके इसे यहाँ से भागने से रोकना होगा। ब्रदर ज़ाओकी की ये बात सुनकर उन सभी ने वहाँ पे ज्यादा देर न करते हुए चारों तरफ से मास्टर यूजिंग को वहाँ पे घेरते हुए उन्हें वहाँ पे ट्रैप कर लिया था, जो देखकर ब्रदर ज़ाओकी जल्दी से मिज़ुई को उसके ऊपर हमला करने के लिए कहता है। ब्रदर ज़ाओकी की ये बात सुनकर मिज़ुई ने भी वहाँ पे अपनी ठंडा स्वॉर्ड फॉर्मेशन की मदद से मास्टर यूजिंग के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था। और क्योंकि मास्टर यूजिंग भी वहाँ पे चारों तरफ से ट्रैप था, इसलिए वो भी वहाँ से भाग नहीं पाता। इसलिए मिज़ुई का अटैक सीधा जाकर उसे वहाँ पे हिट कर जाता है, जो कि इतना ज्यादा खतरनाक और पावरफुल था कि उसकी वजह से मास्टर यूजिंग की हालत भी वहाँ पे बहुत ज्यादा खराब होती जा रही थी। इवन वो दर्द के मारे वहाँ पे जोर जोर से चिल्लाने भी लगा था। पर मास्टर यूजिंग भी वहाँ पे समझ चुका था कि अगर थोड़ी देर यहाँ पे ये सब ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्द मैं यहाँ पे मारा जाऊंगा। इसलिए इतनी ज्यादा तकलीफ में होने के बावजूद भी वो एक बार फिर से अपने आर्टिफैक्ट को बाहर निकालते हुए उसे एक्टिवेट करने की कोशिश करता है। लेकिन क्योंकि वो आर्टिफैक्ट भी वहाँ पे बहुत ज्यादा कमजोर पड़ चुका था, इसलिए वो भी वहाँ पे सही से काम नहीं कर पा रहा था, जो देखकर मास्टर यूजिंग वहाँ पे अपनी डिमोनिक फॉरबिडन टेक्निक का यूज करते हुए अपने ब्लड का सैक्रिफाइस करते हुए उसे अपने उसी डिमोनिक आर्टिफैक्ट के साथ मर्ज कर देते हैं। जिसकी वजह से देखते ही देखते मास्टर यूजिंग ने वहाँ पे एक बार फिर से अपने उस डिमोनिक आर्टिफैक्ट की पावर को एक्टिवेट कर लिया था। और जैसे वो डिमोनिक आर्टिफैक्ट वहाँ पे एक्टिवेट होता है तो मास्टर यूजिंग के सामने वहाँ पे काफी सारी प्रोटेक्टिव शील्ड्स की लेयर आ जाती है, जो देखकर मिज़ुई भी वहाँ पे अपने सूट थंडर फॉर्मेशन का फाइनल अटैक मास्टर यूजिंग के ऊपर कर देती है। और मिज़ुई का ये फाइनल अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि मास्टर यूजिंग के सामने लगे हुए वो प्रोटेक्टिव शील्ड्स भी वहाँ पे एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो गई थी। जिसके बाद अब मास्टर यूजिंग वहाँ पे बहुत ही मुश्किल से अपने उसी डिमोनिक आर्टिफैक्ट का यूज करते हुए मिज़ुई के इस खतरनाक अटैक को बहुत ही मुश्किल से रोक रहा था। लेकिन वो वहाँ पे ज्यादा देर मिज़ुई के उस अटैक को नहीं रोक पाता और देखते ही देखते मिज़ुई का अटैक उस डिमोनिक आर्टिफैक्ट को जीता हुआ सीधा जाकर वहाँ पे मास्टर यूजिंग को हिट कर गया था। जिसकी वजह से वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसके इम्पैक्ट की वजह से ह्यूमन क्लैंस के वो एलाइट डिसेबल्स भी खिसकते हुए वहाँ से पीछे चले गए थे। और उस ब्लास्ट की वजह से पहली हुई सुमुक जैसे ही वहाँ पे खत्म होती है तो हम वहाँ पे मास्टर यूजिंग को देखते हैं, जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी। लेकिन उसी के साथ साथ मास्टर यूजिंग वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्से में भी दिखाई दे रहा था। वो वहाँ पे कोल्ड टोन में उन सभी एलाइट डिसेबल्स को धमकी देते हुए कहता है आज का ये दिन मैं हमेशा याद रखूंगा और इसका बदला मैं तुम लोगों से फ्यूचर में 100 गुना ज्यादा लूंगा। और ये कहकर मास्टर यूजिंग उसी समूह का फायदा उठाकर अपने डीमन हाल की सीक्रेट टेक्निक का यूज करते हुए वहाँ से भाग जाता है, जो देखकर फेंगशन वैली के लोग और टियानजिन टेंपल के लोग उसका पीछा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ब्रदर ज़ाओकी उन सभी को वहाँ पे रोकते हुए कहते हैं नहीं, उसके पीछे मत जाओ, वहाँ पे खतरा हो सकता है। जिसपे फेंगशन वैली का वो कल्टिवेटर जिसका नाम ली ही था, वो भी ब्रदर ज़ाओकी का शुक्रिया अदा करते हुए कहता है आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और शुक्रिया मुझे सुधार करने के लिए। और इसी के साथ वो सभी एलाइट डिसेबल्स वहाँ पे इकट्ठा होते हुए अपनी जीत की खुशी मनाने लगे थे, जो देखकर सोंग डायरन कहता है चैंगशंग डीमन हाल अपनी आज की इस हार को हमेशा याद रखेगा और अगली बार वो लोग हमसे पंगा लेने से पहले भी 1000 बार सोचेंगे। वहीं दूसरी तरफ हम ज़ाओफेन को देखते हैं, जो कि दूर से ही खड़ा होकर ये सब देख रहा था। इसलिए उसे भी वहाँ पे पता चल गया था कि अभी मास्टर यूजिंग की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, इसलिए वो वहाँ से मास्टर यूजिंग के पीछे निकल जाता है। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम उसी जंगल में दूर कहीं चैंगशंग डीमन हाल के लोगों को देखते हैं, जहाँ घोस्ट डीमन क्लैन के साथ टकराने की वजह से उन लोगों की हालत भी काफी ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी। और ऊपर से उन सभी को वहाँ पे अपने हाल मास्टर की भी बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। और चैंगशंग डीमन हाल का वो एल्डर वहाँ पे अपने हाल मास्टर के लिए काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रहा था। पर तभी अचानक ही मास्टर यूजिंग वहाँ पे टेलीपोर्ट होते हुए पहुंच जाते हैं, लेकिन उनकी हालत वहाँ पे बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। इवन अब वहाँ पे उनकी बॉडी और मुंह से भी ब्लड निकलने लगा था, जो देखकर वो एल्डर भागकर अपने हाल मास्टर को संभालते हुए उनसे पूछता है मास्टर क्या हुआ आपको, आप ठीक तो है ना। वहीं अपने हाल मास्टर की ऐसी हालत देखकर चैंगशंग डीमन हाल के डिसेबल्स वहाँ पे और भी ज्यादा डर चुके थे, जो मास्टर यूजिंग भी अच्छी तरह से समझ रहे थे। और उनका हौसला ना टूटे इसलिए मास्टर यूजिंग उन सभी से कहते हैं तो सभी को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, रास्ते में बस मेरे एक ब्लड डीमन के साथ सामना हो गया था, इस वजह से मेरी ऐसी हालत हो गई है। अपने हाल मास्टर की ये बात सुनकर वो एल्डर भी समझ जाता है कि जरूर यहाँ पे कुछ न कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो अपने लोगों से कहता है कि अभी तुम सभी लोग जाकर आराम करो, आगे का प्लान कल सुबह होते ही हाल मास्टर खुद तुम सभी को समझाएंगे। उस एल्डर की ये बात सुनकर वो सभी डिसेबल्स भी वहाँ से आराम करने के लिए चले जाते हैं। पर मास्टर यूजिंग की हालत वहाँ पे हर गुजरते पल के साथ और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी। वो बहुत ही मुश्किल से बोलते हुए अपने उस एल्डर से कहते हैं कि हमारे सभी लोगों को वापस आने के लिए बोलो, क्योंकि अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा। ह्यूमन क्लैंस के लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और ऊपर से इस बात का फायदा कुछ डीमन क्लैंस भी उठा रहे हैं, इसलिए तुम अपने सभी लोगों को सुबह होने से पहले पहले यहाँ पे इकट्ठा करो। सुबह होते ही हम लोग उस टायर को ढूंढने के लिए निकल जाएंगे। जिसपे वो एल्डर अपने हाल मास्टर से कहता है पर हाल मास्टर अभी हमारे लोगों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, तो अभी हम लोग आगे कैसे बढ़ सकते हैं। जिसपे मास्टर यूजिंग थोड़ा गुस्से से उससे कहते हैं कि अब हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मैं ह्यूमन क्लैन को एलाइट डिसेबल्स के साथ फाइट कर चुका हूँ, वो सभी के सभी मेरी सोच से भी ज्यादा ताकतवर है। हम लोगों ने जंगल में जगह जगह पे उनके लिए ट्रैप बिछाए हुए
हुए थे, पर उन लोगों ने हमारे सभी ट्रैप्स को डिस्ट्रॉय करते हुए उल्टा हमें यहाँ पे पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। और देखो उन लोगों के एक ही काउंटर अटैक में हमारी हालत कितनी ज्यादा खराब हो चुकी है। और ह्यूमन क्लैन के उन एलाइट डिसेबल्स के साथ फाइट करते हुए मैंने डीमन पाथ के 3 मेजर सेक्ट्स के लोगों को भी देखा था। इसलिए अब अगर हम पीछे हटते हैं तो हमारे डीमन हाल को बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। अब हमारे पास बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है वो टायर। इसलिए हमें जितना जल्दी हो सके उस टायर को ढूंढना होगा। उस टायर की मदद से शायद हमारे बचने के चांसेस थोड़ा बढ़ जाए। अपने हाल मास्टर की ये सारी बातें सुनकर वो एल्डर भी उन्हें वहाँ पे ग्रीट करते हुए कहता है, आप यहीं पे रुक कर आराम करें, मैं कल सुबह होने से पहले पहले सब कुछ अरेंज कर देता हूँ। और ये कहकर वो डीमन एल्डर वहाँ से अपनी डीमन हाल की आर्मी को इकट्ठा करने के लिए चला गया था। वहीं मास्टर यूजिन कल्टीवेट करते हुए खुद को रिकवर करने की कोशिश कर रहे थे, पर तभी अचानक ही वहाँ पे चारों तरफ पॉइजनस ऑरा फैलने लगता है, जो देखकर डीमन हाल के वो सभी लोग भी वहाँ पे सुधान हो जाते हैं। और मास्टर यूजिन वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए कहते हैं, कौन है, सामने आओ। और इसी के साथ डीमन हाल के वो सभी लोग वहाँ पे मास्टर यूजिन की रक्षा करने के लिए उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं, जो देखकर मास्टर यूजिन भी थोड़ा घबराते हुए अपने एक एल्डर से पूछते हैं, एल्डर मिंग जी कहाँ है, क्या वो अभी तक वापस नहीं आया। जिसपे वो डिसेबल अपने हाल मास्टर को कुछ बता पाता उससे पहले ही वहाँ पे खतरनाक आवाज गूंजती है, जो मास्टर यूजिन से कहता है, एल्डर यूजिन क्या आप अपने इसी एल्डर की बात कर रहे हैं। और इसी के साथ एक डैगर वहाँ आके गिरता है, जो कि एल्डर मिंग जी का ही था और उसके ऊपर एल्डर मिंग जी का ब्लड भी लगा हुआ था, जो देखकर तो हाल मास्टर और उसके लोग वहाँ पे और भी ज्यादा घबरा चुके थे। पर वो आवाज जो कि रियू की थी, उस आवाज से मास्टर यूजिन ने उसे वहाँ पे पहचान लिया था। मास्टर यूजिन के मुँह से अपना नाम सुनकर रियू भी सामने आते हुए उन्हें ग्रीट करके कहता है, अंकल मानना पड़ेगा, इतने ज्यादा अंधेरे में भी आपने मुझे पहचान लिया, आपने तो वाकई मुझे यहाँ पे इम्प्रेस कर दिया है। रियो को अपने सामने देखकर मास्टर यूजिन गुस्से से चलाते हुए उससे कहता है, तो अब तुम इतने ज्यादा गिर चुके हो कि अब तुम अपने फेलो मेंबर्स को मार रहे हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मरने के बाद तुम हेल में जाकर इविल किंग को क्या मुंह दिखाओगे। जिस पे रियो स्माइल करते हुए मास्टर यूजिन से कहता है, नहीं नहीं अंकल आप गलत समझ रहे हैं, मैंने अपने फेलो मेंबर को नहीं मारा, मैं भला इतना बड़ा क्राइम कैसे कर सकता हूँ, ये काम तो गोल्डन फायर यानी मिस जिन का है। मिस जिन का नाम सुनकर तो अब मास्टर यूजिन वहाँ पे और भी ज्यादा घबरा जाते हैं। और इसी के साथ वहाँ पे मिस जिन की एंट्री होती है, जिसने वहाँ पे आते सभी लोगों को अपने इल्यूजन में ट्रैप करना शुरू कर दिया था, जो देखकर मास्टर यूजिन वहाँ पे चलाते हुए अपने लोगों से कहते हैं कि इस लड़की की आंखों में मत देखो। पर तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि वो सभी लोग वहाँ पे मिस जिन के इल्यूजन में पूरी तरह से फंस चुके थे, जो देखकर मास्टर यूजिन को मजबूरन खुद ही अपने लोगों को वहाँ पे मारना पड़ता है, वरना मिस जिन के इल्यूजन की वजह से वो लोग अपने ही हाल मास्टर के ऊपर अटैक कर देते। तभी मिस जिन आगे आते हुए मास्टर यूजिन से कहती है, अंकल मैंने सुना है कि आपने हमारे क्लैन के कुछ डिसेबल्स को मारकर उसका सारा इल्जाम वुड-वन सेक्ट यानी 10,000 पॉइजनस सेक्ट के ऊपर लगा दिया था। आखिर ये सब करके आप क्या करना चाहते थे? क्या आप हमारे दोनों क्लैंस को आपस में लड़वाते हुए एक दूसरे का दुश्मन बनाना चाहते थे? ये सब करते हुए आपको हेल की याद नहीं आई कि आप हेल में जाकर हेल गॉड को क्या मुंह दिखाएंगे? मतलब इन लोगों का पक्का था कि मरने के बाद पक्का हेल में ही जाना है। और अभी मिस जिन वहाँ पे ये सब कह ही रही थी कि तभी अचानक ही वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खतरनाक किलिंग गोरा फैलने लगता है, और देखते ही देखते वहाँ पे आसमान का पूरा कलर ही चेंज हो गया था। और उस किलिंग गोरा की वजह से वहाँ पे मौजूद डीमन हाल के वो सभी लोग बहुत ही अजीब तरीके से खुद ब खुद ही वहाँ पे मरने लगे थे। और ये काम किसी और का नहीं बल्कि हमारे हीरो ज़ाओफेन का ही था, जिसने अपने डेमोनिक वेपन की मदद से उन सभी को मारते हुए वहाँ पे उन सभी के पावर्स को अब्सॉर्ब कर लिया था। और जैसे जैसे ज़ाओफेन वहाँ से आगे बढ़ता है तो उसके हर एक कदम के साथ वहाँ पे तबाही आती जा रही थी, जो देखकर तो बेचारे डीमन हाल के लोगों की बच्ची कुछ हालत भी वहाँ पे खराब हो चुकी थी। और इसी तरह देखते देखते उन तीनों ने मिलकर वहाँ पे चैंग डीमन हाल के लोगों को वहाँ पे चारों तरफ से घेर लिया था, जो देखकर मास्टर यूजिन कहते हैं, तो अब मुझे सब कुछ समझ आ रहा है, तुम तीनों शुरू से ही मेरे डीमन हाल को टारगेट करते हुए आगे बढ़ रहे थे। और देखो मैं कितना बड़ा पागल हूँ, जो मैं इसे तुम तीनों के एक मजाक समझ रहा था, और इस चक्कर में मैंने अपनी तरफ आते हुए कितने बड़े खतरे को इग्नोर कर दिया। पर अभी मास्टर यूजिन वहाँ पे ये सब कह ही रहे थे कि तभी अचानक रियो वहाँ पे अपने पैटर्न पेन का यूज करते हुए उन सभी लोगों के नीचे वहाँ पे किलिंग फॉर्मेशन बना देता है, जिसके बाद वो वहाँ पे उन सभी को धमकी देते हुए कहता है, जिस चीज को अपनी जान प्यारी है वो अपने हाल मास्टर का साथ छोड़कर इस किलिंग फॉर्मेशन से बाहर आ जाए, और जो लोग अपने हाल मास्टर के साथ ही यहाँ पे मरना चाहते हैं वो इसी किलिंग फॉर्मेशन के अंदर रुके रहे। रियो की ये खतरनाक धमकी सुनकर डीमन हाल के वो सभी लोग वहाँ पे और ज्यादा देर न करते हुए जल्दी से रियो के सामने सरेंडर करते हुए उस फॉर्मेशन से बाहर आ जाते हैं, जहाँ मास्टर यूजिन अपने लोगों को रोकने की कोशिश तो बहुत ज्यादा करते हैं, पर उन सभी लोगों को वहाँ पे अपनी जान प्यारी थी, भला मौत से किसको डर नहीं लगता। जो देखकर मास्टर यूजिन वहाँ पे बिल्कुल पागलों की तरह जोर जोर से हंसते हुए कहते हैं, मैं जानता हूँ तुम तीनों इस जनरेशन के सबसे पावरफुल कल्टीवेटर्स हो, जिनका मेरे जैसा एक ओल्ड मैन सामना नहीं कर सकता, पर फिर भी मैं यहाँ पे तुम लोगों के सामने सरेंडर करने के बजाय अपने आखिरी दम तक फाइट करते हुए मरना पसंद करूंगा। और ये कहकर मास्टर यूजिन वहाँ पे एक बार फिर से अपनी उसी डिमोनिक आर्टिफैक्ट को बाहर निकालते हुए उसकी पावर को एक्टिवेट करने लगे थे, जो देखकर वो तीनों भी वहाँ पे अपनी अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए धीरे धीरे मास्टर यूजिन की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। और देखते ही देखते उन तीनों ने वहाँ पे मास्टर यूजिन के ऊपर हमला करते हुए उन्हें वहाँ पे खत्म कर दिया था, जिसकी वजह से जंगल में चारों तरफ मास्टर यूजिन के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देने लगी थी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम ह्यूमन क्लैंस को देखते हैं जो कि मास्टर यूजिन के साथ फाइट के बाद अपनी अपनी इंजरीज को चेक करते हुए खुद को हील करने की कोशिश कर रहे थे। तभी वहाँ पे एक लड़की सोंग डायरन के पास आते हुए उससे उसकी इंजरी के बारे में पूछती है, जिसपे सोंग डायरन कहता है कि मैं किंग सेट का डिसेबल हूँ और ऐसी छोटी मोटी इंजरी से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए तुम मेरी फिक्र ना करो, क्योंकि डीमस को खत्म करने के लिए तो मैं अपनी जान तक भी दे सकता हूँ। सोंग डायरन की ये सारी बातें सुनकर उस लड़की को वहाँ पे सोंग डायरन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आता है, और वो गुस्से से सोंग डायरन को बुरा भला कहते हुए वहाँ से मिजुई के पास आ गई थी। और उस लड़की को वहाँ पे इस तरह से गुस्से में देखकर मिजुई
उस लड़की से कहती है, सीनियर आप पिछले काफी लंबे अरसे से किंग यूनसेट के लोगों को ठीक करते हुए आ रही है, तो मेरे ख्याल से आपको इन लोगों के ऊपर इस तरह से गुस्सा ना दिखाकर प्यार से इन सभी का इलाज करना चाहिए। जिसपे वो सीनियर कहती है कि मैं तो प्यार से इन सभी का इलाज कर रही थी, लेकिन ये लोग मेरी बात माने तब ना, इन लोगों को तो अपना इलाज करवाना ही नहीं है। मैं जानती हूँ सोमटेरन किंग यूनसेट का एक सच्चा और वफादार डिसेबल है और वो किंग यूनसेट को बचाने के लिए कभी भी अपनी कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटेगा, लेकिन उसे अपना इलाज तो करवाना चाहिए ना। वहीं उस सीनियर की सारी बातें सोमटेरन भी अपना कान लगाते हुए सुन रहा था, जो कि देखने से ऐसा लग रहा था कि सोमटेरन अपने मन ही मन में उस सीनियर को प्यार करता था। वहीं उस सीनियर की सारी बातें सुनकर मिज़ुई भी वापस जाओफेन को याद करते हुए कहती है, बिग बैम्बू पे का हर एक डिसेबल सच्चा और वफादार था। वहीं दूसरी तरफ ब्रदर जाओ की टियांगिन टेंपल और फेंशन वैली के कल्टीवेटर्स के साथ बात करते हुए आगे का प्लान बना रहे थे, जहाँ वो लोग उसी टायर को लेकर ही बात कर रहे थे कि हमें यहाँ पे आए हुए काफी ज्यादा समय गुजर चुका है, लेकिन अभी तक हमें उस टायर के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। जिसपे ब्रदर ली ही कहता है, तो आप क्या चाहते हैं कि हम लोग इस जंगल के इनर एरिया में जाकर इन्वेस्टिगेट करें? जिसपे ब्रदर जाओ की हमें अपना सर हिलाता है, जो देखकर टियांगिन टेंपल को वो कल्टीवेटर उन्हें बताता है, पर इनर एरिया में चारों तरफ फोग ही फोग फैला हुआ है और ऊपर से वहाँ पे बहुत ही खतरनाक पॉइजन और डीमन बीस्ट भी मौजूद है, जो कि उस जगह को और भी ज्यादा खतरनाक बनाते हैं। जिसपे ब्रदर जाओ की एक प्लान बनाते हुए कहता है, हम लोग ऐसा करते हैं कि जो नॉर्मल डिसेबल्स हैं उन्हें यहाँ आउटर एरिया में तलाश करने के लिए कहते हैं, जबकि हम लोग अपने साथ लाइट डिसेबल्स को लेकर इनर एरिया में टायर को तलाश करने के लिए जाते हैं। ब्रदर जाओ की का ये आइडिया उन दोनों को भी काफी अच्छा लगता है, इसलिए वो दोनों भी इसके लिए मान गए थे। उसके बाद एक बार फिर से सीन चेंज होता है, हम जाओफेन और उसके साथियों को देखते हैं जिन्होंने वहाँ पे मास्टर यूजिन को खत्म कर दिया था, जो देखकर ये वहाँ पे मास्टर यूजिन की तारीफ करते हुए कहता है, मास्टर यूजिन वाकई अपनी जनरेशन के एक हीरो थे, जिन्होंने अपने आखिरी दम तक भी बहुत ही बहादुरी से हमारे साथ फाइट की। पर अभी रियो वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी अचानक ही वहाँ पे टोंगटियान के इनर एरिया में बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी रिलीज होने लगती है, जिसे वहाँ पे जाओफेन और बाकी दोनों ने भी देख लिया था और ये एनर्जी वहाँ पे उसी टायर से निकल रही थी, जिसका मतलब था कि अब वो टायर वहाँ पे अपीयर हो चुका है। ये देखकर ये वहाँ पे अपने दोनों साथियों को ग्रीट करते हुए कहता है, अब जब डीमन हल का मैटर सोल्व हो गया है तो मुझे लगता है अब हम लोगों को यहाँ से अपने अपने रास्ते पे जाना चाहिए। और ये कहकर वो तीनों वहाँ पे अपने अपने लोगों के साथ अलग अलग रास्ते पे निकल जाते हैं। उसके बाद हम जाओफेन को वहाँ पे एक बड़े से स्टोन के ऊपर बैठे हुए देखते हैं, जो कि वहाँ पे अपने खास साथी को ऑर्डर देते हुए कहता है कि तुम अपने लोगों के साथ मिलकर इस आउटर एरिया में ही रहना, और अगर ही 1 सेक्टर और 10,000 पोजीशन सेक्ट में तुम्हें कुछ भी गड़बड़ या चेंज लगे तो मुझे उसी वक्त उसके बारे में इन्फॉर्म करना। जिसपे वो डिसेबल वहाँ पे जाओफेन को ग्रीट करते हुए कहता है कि मेन हाल से मुझे एक और भी रिपोर्ट मिली है, जिसके मुताबिक कुछ टाइम पहले यहाँ पे अजोर ड्रैगन और जू क्यू दोनों ही इस जगह को चेक करने के लिए आए थे। उस डिसेबल की ये बात सुनकर जाओफेन को भी वहाँ पे एक झटका लगता है, पर वो खुद को संभालते हुए उसे कहता है, ध्यान रखना इस खबर के बारे में किसी को भी पता ना चले और तुम बाकी सभी लोगों के सामने बस नॉर्मली बिहेव करना। जिसपे वो डिसेबल ओके मास्टर कहता हुआ वहाँ से चला गया था। वहीं उस स्टोर के दूसरी तरफ हम डीमन सोर्ड को भी बैठे हुए देखते हैं, जो कि देखने से ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे काफी ज्यादा बोर हो रहा है। तभी जाओफेन वहाँ से जाते हुए उसे कहता है, ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसलिए जल्दी से निकल जाओ यहाँ से। और ये कहते हुए जाओफेन वहाँ से टेलीपोर्ट होते हुए गायब हो गया था। जिसको जाते हुए देखकर सोर्ड डीमन गुस्से से चलाते हुए उसे कहता है, मेरा जहाँ दिल करेगा मैं वहाँ जाऊंगा, मुझे तुमसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें किसने बोला है कि तुम मेरी इतनी ज्यादा फिक्र करो। और ये कहकर डीमन सोर्ड भी वहाँ से वापस डोआन विलेज की तरफ निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम ब्रदर जाओ की और बाकी लाइट डिसेबल्स को देखते हैं, जो कि अपनी अपनी फ्लाइंग सोर्ड से उड़ते हुए टोंगटियान पीक के इनर एरिया की तरफ ही बढ़ रहे थे, जिसे डेथ वैली भी कहा जाता था। और जैसे वो लोग वहाँ पे पहुंचते तो उन्हें अपने सामने वहाँ पे वही पॉइजनस गैस और फूक दिखाई देती है, जिसकी वजह से इनर एरिया के अंदर क्या है वो वहाँ पे बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी वो सभी उस पॉइजनस गैस से बचने के लिए अपनी अपनी पावर का यूज करते हुए वहाँ पे अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव शील्ड लगा लेते हैं, और उसके बाद वहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उस इनर एरिया के अंदर आ गए थे, जहाँ अभी भी उस टायर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी रिलीज हो रही थी और उस टायर से वहाँ पे इतनी ज्यादा लाइट एनर्जी निकल रही थी कि उसे डोआन विलेज से ही खड़े हुए याजू और उसके ग्रैंडफादर ने भी देख लिया था। और याजू के ग्रैंडफादर वहाँ पे उस टायर को देखते हुए कहते हैं, इस यूनिक टायर के लिए एक बार फिर से एक बहुत बड़ी जंग छिड़ने वाली है, जिसका एंड क्या होगा ये कोई भी नहीं जानता। अपने ग्रैंडफादर की ये बात सुनकर जियाजू वहाँ पे परेशान होते हुए कहती है, पता नहीं सिस्टर जिन कैसी होगी, वहाँ पे उनके ऊपर कोई खतरा ही ना आ जाए। जिसपे जियाजू के ग्रैंडफादर उसे तसल्ली देते हुए कहता है कि वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं और अपनी रक्षा करना चाहते हैं, इसलिए हमें यहाँ पे उनकी चिंता छोड़कर अपनी रक्षा के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जिसपे जियाजू अपने ग्रैंडफादर से कुछ कह पाते उससे पहले वहाँ पे उसकी नजर अपने सामने से आते हुए सूट डीमन के ऊपर पड़ती है, जो कि जियाजू को अपने सामने देखकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जियाजू उसे बस देखकर उसे वहीं पे रोकते हुए जाकर उसका छाता उसे वहाँ पे वापस लौटा देती है और उसके छाते के लिए वहाँ पे उसको शुक्रिया अदा भी करती है। जिसके बाद वो खुशी खुशी अपने ग्रैंडफादर के साथ वहाँ से जाने लगे थे, जो देखकर न जाने सूट डीमन के मन में क्या आता है कि वो भी वहाँ पे जियाजू और उसके ग्रैंडफादर के पीछे पीछे जाने लगा था। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम ह्यूमन क्लैन के लाइट डिसेबल्स को देखते हैं, जो कि इनर एरिया में आगे बढ़ते हुए काफी अंदर आ चुके थे, पर अभी वो लोग वहाँ से सावधानी से आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी अचानक ही वहाँ पे उनके सामने एक पॉइजनस टोर्नेडो आ जाता है, जिससे बचते हुए जैसे वो वहाँ से आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे उसी तरह के और भी पॉइजनस टोर्नेडो बनने लगे थे, जिनसे बहुत ही सावधानी से बचते हुए सभी लोग काफी तेजी से आगे बढ़ने लगे थे। और देखते देखते वो सभी लोग वहाँ पे उस टोर्नेडो वाले एरिया से बाहर आ जाते हैं, जो देखकर फेंशन वैली के लिए ही कहता है, किसने बोला था कि ये इनर एरिया खतरनाक है। पर अभी वो वहाँ पे ये सब क्या ही रहा था कि तभी अचानक ही वहाँ पे एक बहुत बड़े जेंट स्नेक बीस्ट की एंट्री होती है, जो कि देखने में इतना ज्यादा बड़ा और खतरनाक लग रहा था कि उसे देखकर वो सभी लोग वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा गए थे। और इसी कमाल के
सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।